गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सिरेमिक एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में हम जुलाई मंथ के करंट अफेयर का साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाला पोर्शन कवर करेंगे। आज के सेशन में फोकस रखेंगे हम कि मल्टीपल टाइम में रिवाइज करवाऊँ ताकि आपको क्लास में ये चीज़ें याद हो जाए। आपका काम है उसको ध्यान से, जो अगर मैं बोलूँ कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है उसको ध्यान से सुनना, बाकी चीज़ नहीं पकड़ के बैठनी है। कल की तरह ठीक बात जो आप पकड़ के बैठ गए थे। कभी कभी हमें पता नहीं होता है कि हम बहुत बार चीज़ें रिपीट करते हैं। कल की क्लास देखने के बाद मुझे पता चला कि ठीक बात वर्ड में बहुत बार रिपीट करती हूँ। खैर, मोर और लेस अच्छे कमेंट्स थे। जिसने भी पॉजिटिव कमेंट किया उसके लिए थैंक यू सो मच। नेगेटिव कमेंट्स भी थे बट आई रियली डोंट केयर अबाउट दिस। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की निसार मिशन के साथ। निसार मिशन लॉन्च किया था, 2-3 मिशन हैं बड़े, वो पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ मिसाइल और डिफेंस टेक्नोलॉजी पे आएंगे। इधर समझते हैं इसरो और नासा ने एक मिशन लॉन्च किया, निसार मिशन। जैसे अभी हम कहीं पे जाते हैं तो हमारा मन होता है कि लोग हमारी फोटोज खींचे, तस्वीरें निकालें, वैसे ही पृथ्वी का भी मन हुआ कि मेरी कोई फोटो खींचे। निसार मिशन के तहत नासा और इसरो ने इस बात पे ध्यान दिया और एक कैमरा, बड़ा सा, सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि याद करवाना पर्पज़ है। कैमरा भेजा स्पेस में। वो कैमरा जो है हर 12 दिन में पृथ्वी की फ़ोटो खींच के, यानी कि पृथ्वी को स्कैन करके, उसकी सरफेस के अंदर थोड़ा जाके स्कैन करके सब कुछ, और वापस ग्राउंड स्टेशन पे भेजता रहेगा। तो इस तरह से निसार मिशन को लॉन्च किया गया। निसार मिशन का पूरा नाम निसार मतलब कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो इसको याद कर लेना एक बार। एन से नासा, आई से इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रडार। एक रडार सिस्टम इसमें यूज़ हुआ है, जो दुनिया का ऐसा रडार सिस्टम है जो पहली बार डुअल फ्रिक्वेंसी रडार सिस्टम इसमें यूज़ हो रहा है, इस सैटेलाइट में, पर्टिकुलरली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। जब हम फोटो, हमारी कोई पिक्चर्स निकालते हैं तो हम सिंपली उसको फोटो खींचना कहते हैं या फोटो शूट कहते हैं। जब अर्थ का फोटो शूट होता है तो हम उसको कहते हैं अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट के थ्रू वो चीज़ हो रही है। तो ये अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है। इस तरह की पहली ऐसी सैटेलाइट है जिसमें रडार सिस्टम जो यूज़ हो रहा है वो डुअल फ्रिक्वेंसी रडार सिस्टम है, यानी कि 2 बैंड यूज़ हो रहे हैं फ्रिक्वेंसी के, एस बैंड और एल बैंड। एडिटोरियल ले चुकी हूँ इसके ऊपर और समझा चुकी हूँ डिटेल में, लेकिन फिर से एक बार समझ लेते हैं इन शॉर्ट। एस बैंड जो बनाया है इसके लिए, एस बैंड जो है वो शॉर्ट बैंड यानी कि शॉर्ट वेवलेंथ के लिए बनाया है। रेडियो वेव यूज़ हो रहे हैं इसमें। शॉर्ट, रिलेटिवली एल बैंड से शॉर्ट वेवलेंथ यूज़ हो रही है एस बैंड में, जो कि इसरो ने दिया है, और रिलेटिवली लॉन्ग वेवलेंथ यूज़ हो रही है एल बैंड में, जो कि नासा ने दिया है। अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पे वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। एस बैंड को नासा बता देगा और एल बैंड को इसरो बता देगा क्वेश्चन के स्टेटमेंट में, अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो एस बैंड इसरो ने बनाया है, एल बैंड नासा ने बनाया है। इसको ऐसे याद रख सकते हो, एस, इसरो में एस जो है वो पहले आ रहा है तो इसको नासा ने बनाया है, इसको इसरो ने बनाया है, और इसमें एस जो है वो बाद में आ रहा है तो एल बैंड को नासा ने बनाया है, ऐसे याद रख सकते हैं। कौन से रॉकेट से ये लॉन्च हुआ? तो GSLV F-16 से ये लॉन्च हुआ है 30 जुलाई 2015। डेट तो नहीं पूछेगा। आंध्र प्रदेश हरिकोटा पावर स्टेशन, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से ये लॉन्च हुआ है। और क्या पूछा जा सकता है? इसका काम पूछा जा सकता है, क्या काम है? 12 मीटर लंबा नहीं कह सकते इसको, 12 मीटर का डायामीटर वाला इसमें एंटीना लगा है, रिफ्लेक्टर एंटीना। ये जो रिफ्लेक्टर एंटीना है इसका 12 मीटर डायमीटर है, ये नासा ने प्रोवाइड किया है। ये एंटीना यहाँ से जब एस बैंड और एल बैंड सिग्नल जनरेट करेंगे तो इस एंटीना पे रिफ्लेक्ट होंगे। ये एंटीना रिफ्लेक्ट करेगा पृथ्वी की सरफेस पे, यहाँ पे, ये मान लो पृथ्वी की सरफेस है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा और इसको स्कैन कर लेगा। सरफेस को स्कैन करने के बाद जो स्कैनिंग वाले सिग्नल है, जो स्कैन हो चुके हैं, वो वापस इस एंटीना पे जाके टकराएंगे और ये एंटीना रिफ्लेक्ट कर देगा उन सिग्नल्स को फिर से यहाँ पे जो स्टेशन लगा है। ये जो सिस्टम है वो पूरे सारी इमेज को एक कंबाइंड करके बड़ी सी इमेज, हाई रेजोल्यूशन वाली, जिसका रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होगा, हाई रेजोल्यूशन वाली इमेज जनरेट करके ग्राउंड स्टेशन पे भेज देंगे। और उस इमेज का हम क्या करेंगे? उस इमेज का हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं अर्थ पे, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हो रही है, ज्वालामुखी कहाँ आ रही है, भूकंप कहाँ आ रहे हैं, या आने वाले हैं बाढ़, चक्रवात, तो पहले से चेतावनी जारी कर सके, इसके लिए पता लगा कि ये हमें बता देगा।
हमारे यहाँ पे क्रॉप होती है, मतलब एग्रीकल्चर होती है, तो उसकी जो सॉइल है उसमें कितना मॉइस्चर है, और फसलों का भी ये ऊपर से स्कैनिंग कर लेगा। और उसके ऊपर आइस शीट है अंटार्कटिका आर्कटिक में, तो आइस शीट मेल्ट हो रही है कंटिन्यूसली, तो किस रेट से वो मेल्ट हो रही है, किस दर से पिघल रही है, ओशन का लेवल है वो किस दर से राइज हो रहा है। हमारी जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी जो कॉस्ट लाइन है उनको मॉनिटर करता रहेगा कि उन शोर लाइन्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, समुद्र में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ओशन में, और पूरी लैंड सरफेस पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। हर एक छोटी छोटी सेंटीमीटर, माइक्रो सेंटीमीटर, इसकी जानकारी हमें प्रोवाइड कर देगा। क्या चीज़? नासा निसार मिशन। निसार मिशन एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि नासा और इसरो ने कंबाइंडली लॉन्च किया है। कुछ इक्विपमेंट नासा ने प्रोवाइड किए, कुछ इसरो ने, बट क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा कि एस बैंड जो है वो इसरो ने दिया था, एल बैंड नासा ने दिया था। ठीक बात नहीं है, ठीक है। और स्वीप सार तकनीक का इसमें यूज़ कर रहे हैं हम। स्वीप सार तकनीक क्या होती है? जैसे हमारा अर्थ है उसको सैटेलाइट जो है वो स्वीप करके स्कैन करेगा, 240 किलोमीटर का एक बार में स्कैन कर लेगा और हमें भेज देगा इसकी इमेज स्कैन करके। तो स्वीप सार टेक्नोलॉजी का हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। एक बार में 240 किलोमीटर का एरिया जो है वो स्कैन कर लेगा, उसके बाद ये सारे काम कर लेगा जो मैं आपको बता चुकी हूँ। स्पेशल चीज़ ये है कि क्लाउडी सीजन है तब भी, यानी कि बहुत ज़्यादा बादल है तब भी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तब भी, और बहुत ज़्यादा अंधेरा है मतलब रात का समय है तब भी, उन सारी सिचुएशन में, सारी वेदर कंडीशन में ये हाई रेजोल्यूशन की इमेज प्रोवाइड करा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था, लॉन्च हो चुका है, पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। और क्या हुआ है? ट्रेसर, नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है, ट्रेसर मिशन। बहुत ज़्यादा नाम पे नहीं जाना है, टिपिकल सा नाम है, याद नहीं होने वाला है आपको। टेंडम रिकनेक्शन एंड कर्व्स इलेक्ट्रोडायनेमिक रिकनाइसेंस सैटेलाइट, ये इसका पूरा नाम है। पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, टेंडन सैटेलाइट याद कर लो, वहाँ पे क्लिक हो जाएगा कि ट्रेसर के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन आएगा तो सीधा ट्रेसर से ही आ जाएगा। हमारी जो अर्थ है इसको ऐसे समझो, हमारी पृथ्वी है, उसके आसपास ये छोटी छोटी इमेजेस में आपको दिख रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इमेजिनरी पोल्स हैं। वहाँ से नॉर्थ पोल से तो मैग्नेटिक लाइन जो है वो निकलती है और साउथ पोल पे जाती है। इस तरह से पृथ्वी के ऊपर एक आवरण बना के रख रखा है वो मैग्नेटिक लाइंस ने, चुंबकीय लाइनों ने, चुंबकीय क्षेत्र ने एक कवर बना के रख रखा है। अब उस कवर वो कवर जो है वो कैसे काम करता है पृथ्वी का, ये सब की जानकारी के लिए, मतलब कि सूरज से सोलर रेज आती है, सन रेज आती है, वो कैसे इंटरेक्ट होती है, यूवी रेज आती है वो उस कवर से इंटरेक्ट होती है। वो कवर जो है हमें प्रोटेक्ट करके रखता है हार्मफुल सोलर रेज से और यूवी रेज से। तो किस तरह वो काम करता है, किस तरह सोलर रेज से या दूसरी चीज़ों से वो इंटरेक्ट करता है, इसकी स्टडी करने के लिए नासा ने एक मिशन यानी कि एक सैटेलाइट लॉन्च की है। उस सैटेलाइट का नाम है ट्रेसर सैटेलाइट। ठीक है, कौन से उससे लॉन्च किया है, कौन से रॉकेट से? तो इसमें देख लेते हैं रॉकेट का नाम। जिस रॉकेट से उसको लॉन्च किया है वो है फॉल्कन 9 रॉकेट। स्पेस एक्स का वही ज़्यादातर यूज़ करता है, तो फॉल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया है। पृथ्वी के चुंबकीय सुरक्षा या चुंबकीय कवर का अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया है। क्या नाम है? ट्रेसर सैटेलाइट। ट्रेसर यानी टेंडम सैटेलाइट, इसको ऐसे याद रख लेना, पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी जापान जो है उसके मन में आया कि पृथ्वी पे बहुत सारी जलवायु परिवर्तन हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी कि बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, आगे कहाँ तक पहुँचेगा ये चीज़, इस चीज़ का अध्ययन करने के लिए और इस चीज़ की स्टडी करने के लिए जापान ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है GOSAT GW। GOSAT GW, इसकी कोई फुल फॉर्म रही होगी, नहीं याद रखनी है आपको। GOSAT ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट ग्रीन हाउस गैस एंड वाटर साइकिल, ये इसकी फुल फॉर्म है। काम की बात नहीं है आपके लिए, ग्लोसैट याद रखो। इस तरह की सैटेलाइट जापान ने लॉन्च की है। प्रक्षेपण एंड H2A रॉकेट से लॉन्च हुआ है। ये जो दूसरे देश के सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं, कौन से व्हीकल से लॉन्च हो रहे हैं, ये नहीं पूछे जाते अपन से। अपने देश में कोई सैटेलाइट लॉन्च हुआ है या अपना पार्टिसिपेशन है, इसरो का पार्टिसिपेशन है, तब सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, तो कौन से व्हीकल से वो लॉन्च हुआ है ये ज़रूर पूछा जा सकता है। जैसे निसार में आपसे पूछा जा सकता है कि निसार कौन से सैटेलाइट कौन से रॉकेट से लॉन्च हुआ, तो वो याद रखना है आपको, GSLV F-16 से वो लॉन्च हुआ था। बाकी ये कौन से रॉकेट से लॉन्च हुए ये याद नहीं रखना है। इनके बारे में याद रखना है कि क्यों लॉन्च हुए और कौन से देश के हैं, ये पूछा जा सकता है। तो GOSAT GW जापान का है
और ट्रेसर जो है वो नासा का है। याद रखने का एक तरीका है, निसार तो आपको याद हो जाएगा, नासा और इसरो का है, उसके तो नाम में ही आ रहा है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, अर्थ की इमेज यानी कि ऑब्जर्व करने के लिए। इधर देखो ट्रेसर जो है ना, इसमें टीआर आ रहा है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ट्रेसर टीआर से आपको ट्रम्प क्लिक हो जाए और ट्रम्प से अगर आपको नासा क्लिक हो जाए तो वेल एंड गुड है, वहाँ पे आप पता लगा लोगे कि ये नासा का है। गो सेट में गो से आप जापान, गो मतलब कि जाना, तो गो मतलब जा, जा और जा से जापान अगर क्लिक हो जाए तो अच्छी बात है, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा वहाँ पे। गो सेट जापान की और ट्रेसर नासा की। आगे चलते हैं, इसको रिवाइज कर लेंगे अपन बाद में एक और बार, दोनों दो पेज को एक साथ रिवाइज कर लेंगे, आज रिवीजन ज़्यादा करेंगे, ठीक है। अभी यूरोपियन यूनियन और यूके का जो फ्रेश नैश है, दो क्या बोलते हैं, ये स्पेस एजेंसी है, इन्होंने क्या किया है, इनविक्टस, एक तो ये प्रोजेक्ट है इनविक्टस, इनविक्टस प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया है, इनविक्टस प्रोजेक्ट। अभी तक क्या होता था, ऐसे समझो इसको, जब हमारे रॉकेट्स या कोई भी स्पेस क्राफ्ट या कोई भी मिशन हम स्पेस में भेजते हैं तो वो ऐसे लॉन्च होते हैं, यानी कि वर्टिकली लॉन्च होते हैं। जैसे आपने बहुत सारे, मैंने एक्सियो मिशन भी आपको समझाया लॉन्च होते हुए, वो वीडियो दिखाई थी, तो ऐसे गया था रॉकेट ऊपर, इसको ऐसे जाने को बोलते हैं वर्टिकली लॉन्च होना, ठीक है। आप कहीं पे जाते हैं एरोप्लेन में बैठ के, सिविलियन एयरलाइंस एयर स्पेस में बैठ के, तो आप ऐसे टेक ऑफ करते हैं, यानी कि वो ऐसे जाता है, यानी कि वो हॉरिजॉन्टली जाता है, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टली जाना, और इसको बोलते हैं वर्टिकली टेक ऑफ करना। अभी तक मिशंस वर्टिकली टेक ऑफ करते हैं। इस मिशन में यानी इस प्रोग्राम में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये चाह रहा है कि अब जब स्पेस में हम स्पेस क्राफ्ट भेजें, तो जैसे इंसान एरोप्लेन में बैठ के जाते हैं हॉरिजॉन्टली, हम मिशन भी वैसे ही भेज पाए, वैसे ही टेक ऑफ कर पाए। कुछ ना कुछ बेनिफिट रहे होंगे इसके पीछे। जब ऐसे लॉन्च होते हैं तो फ्यूल कम लगता है, थ्रस्ट ज़्यादा बनता है, और वो जब ऐसे जाते हैं और ऐसे ही हॉरिजॉन्टली ही लैंड कर जाते हैं वापस, तो हम उनको रीयूज़ कर सकते हैं दूसरे मिशंस में, यानी कि पुनः प्रयोज्य, अगर हिंदी में मैं बोलूँ, दोबारा से उसको यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी कॉस्ट कम होगी, स्पेस मिशंस की कॉस्ट कम होगी, और भी बहुत सारे फ़ायदे होंगे। इसलिए ये चाह रहे हैं कि ऐसे वर्टिकली टेक ऑफ नहीं करके हमारे मिशन हॉरिजॉन्टली टेक ऑफ करे और हॉरिजॉन्टली ही लैंड कर जाएं वापस, ताकि हम उसको रीयूज़ कर पाएँ। और जब वो ऐसे टेक ऑफ करे तो उनकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा स्पीड की कोशिश करें। अभी तक थोड़ी कम स्पीड में जाते हैं, स्पीड ये कोशिश करें कि हाइपरसोनिक स्पीड वाली हम स्पेस क्राफ्ट जो है, स्पेस क्राफ्ट या रॉकेट जो है वो लॉन्च करें, ऐसी टेक्नोलॉजी हम बनाएं। तो इस मिशन को नाम दिया है इनविक्टस मिशन, इनविक्टस प्रोजेक्ट। किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, ESA लिख रही हूँ इसको, प्लस यूके की ही एक एजेंसी है जिसका नाम है फ्रेशो या फ्रेजर नैश, फ्रेजर नैश। इन दोनों ने कहा है कि हॉरिजॉन्टली लॉन्च होने वाला और पुनः प्रयोज्य यानी कि रीयूजेबल, दोबारा यूज होने वाला, और हाइपरसोनिक स्पीड, हाइपरसोनिक स्पीड कितनी होती है, मैक 5 से ज़्यादा जो स्पीड होती है वो हाइपरसोनिक स्पीड होती है, मैक 5 से ज़्यादा। कोई स्पीड अगर मैक 1 से लेके 5 तक है तो उसको अपन सुपरसोनिक कहते हैं, सुपरसोनिक। अगर कोई स्पीड मैक 1 तक है या 1 से कम है, लेस देन 1 है, तो उसको अपन सबसोनिक कहते हैं, सबसोनिक। तो ऐसे करके स्पीड्स हैं, इसको अपन सबसोनिक कहते हैं। मैक 1 से कम है, मैक 1 से 5 के बीच में सुपरसोनिक, मैक 5 से ज़्यादा है तो उसको हाइपरसोनिक कहते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि मैक 5 स्पीड वाले हम प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएँ। ये मैक जो है वो ध्वनि के उससे अपन साउंड की स्पीड से कंपेयर करते हैं। मैक 1 मतलब कि साउंड की स्पीड के बराबर, मैक 5 मतलब साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा स्पीड। ठीक बात नहीं, आगे चलते हैं। ये हो गया अपना तियानवेन मिशन 2। तियानवेन नाम से पता चल गया होगा, इसके पहले भी बहुत सारे तियानवेन नाम से आपने पढ़े, चीन के मिशन होते हैं, एग्जाम में आता है तो आप इसको सही कर देंगे। तियानवेन 2 मिशन क्यों लॉन्च हुआ है, पहली बात तो तियानवेन जो नाम है वो चीनी भाषा में चेक किया तो उसका मतलब होता है जिज्ञासा, यानी कि अंतरिक्ष के बारे में प्रश्न करना। तो चीनी लोगों ने प्रश्न किया होगा कि अंतरिक्ष में क्या है, तो तियानवेन करके नाम रख दिया मिशन का, और तियानवेन 2 करके मिशन चीन की सरकार ने लॉन्च कर दिया।
अभी तियानवे मिशन ऊपर गया तो इसको 2 काम करने हैं वहाँ पे। अंतरिक्ष में बहुत सारी चीज़ें होती है, प्लैनेट्स होते हैं, सन होता है, सोलर सिस्टम होता है पूरा। उन प्लैनेट्स के बीच में छोटे 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 टुकड़े घूमते रहते हैं। किसी को हम एस्टेरॉइड कहते हैं और किसी को हम कॉमेट्स कहते हैं। एस्टेरॉइड या फिर किसी को हम धूमकेतु कहते हैं, रुद्र ग्रह, धूमकेतु, इस तरह से दिखाऊं अगर आपको फोटो में तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं। कैसे? ये जैसे अपना सोलर सिस्टम है, सन है, उसके आसपास ये वीनस है, मर्करी है, अर्थ है, मार्स है, मंगल ग्रह है, बृहस्पति, जुपिटर है। तो मार्स तक तो सारे ग्रह हैं और जुपिटर और मार्स के बीच में एक बेल्ट दिखेगी आपको जिसमें छोटे 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 टुकड़े यहाँ पे दिख रहे होंगे। और भी देखे तो इस तरह की एस्टेरॉइड बेल्ट आपको नजर आती है। इस तरह के ये ग्रह हैं और उसके बाद ये बेल्ट नजर आती है जिसको हम एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। यानी कि छोटे छोटे टुकड़े हैं, ग्रह जैसे ही दिखते हैं, बहुत छोटे चट्टानी टुकड़े टाइप्स के। ये जो टुकड़े हैं एस्टेरॉइड, ये मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तियानवे मिशन जो गया है वो इन एस्टेरॉइड में से एक एस्टेरॉइड है जिसका नाम है 2016 HO3। 2016 HO3 उसका अध्ययन करेगा, उसके नमूने वहाँ तक जाएगा और उसके कुछ नमूने लेके पृथ्वी पर लौट आएगा ताकि कुछ रिसर्च या कुछ स्टडीज़ की जा सके कि किन चट्टानों से मिलके बने, कौन से मटीरियल्स है इसमें, ताकि पता लगा सके कि सोलर सिस्टम जो अपना है, अपने ग्रह है, अपनी पृथ्वी है, वो कैसे डेवलप हुई, पता लगा सकते हैं इससे। तो इसलिए तियानवे मिशन भेजा गया है। और क्यों भेजा गया है? आप देखो ये एस्टेरॉइड जो बेल्ट दिख रही है आपको, उसके बाद जुपिटर है और जुपिटर के आगे जो है और भी छोटे छोटे ऐसे ही टुकड़े घूमते रहते हैं। और उसके आगे और है, वीनस है, नेपच्यून है, इस तरह के ग्रह हैं। बाहर जाते जाते हैं तो ग्रह जिस मटेरियल, जिस पार्टिकल से बने हैं उनकी प्रकृति बदलती जाती है। मंगल ग्रह तक के सारे ग्रह जो है वो टाइटली पैक्ड हैं और वो सॉलिड मटेरियल से बने हैं। गैसियस पार्टिकल भी हैं उसमें और सिलिकन्स मतलब कि धूल के कण भी है, लेकिन मेटेलिक पार्टिकल भी हैं और वो थोड़े से टाइटली पैक्ड है। लेकिन जैसे ही मंगल ग्रह के बाद एस्टेरॉइड बेल्ट आती है और जुपिटर आता है, तो जुपिटर के बाद वाले जितने भी ग्रह हैं वो थोड़े से लूजली पैक्ड है, मतलब लूज बने हुए हैं। उनमें धूल के कण और गैसियस पार्टिकल की मात्रा ज़्यादा है, थोड़े से फुसफुसे से हैं, टाइटली पैक्ड नहीं है, ऐसे समझ लो इसको। तो जुपिटर के बाद वाले जो ग्रह हैं वो धूल के कणों से बने हुए हैं। अब इसके बाद और जाते हैं अपन तो आगे यहाँ पे इन्हीं के बीच में जो धूल के कण बने हुए हैं वहाँ पे आपको ऐसी चट्टानी टुकड़े मिलते हैं, उनको अपन धूमकेतु कहते हैं, कॉमेट कहते हैं। ये जो तियानवे मिशन 2 गया है वो एस्टेरॉइड का भी अध्ययन करेगा और एक धूमकेतु मिल गया इसको बहुत दूर, उसका भी अध्ययन करेगा। कौन सा धूमकेतु मिला है इसको? इसमें लिखा है 311P, पैन स्टार नाम है इसका। 2016 HO3 एस्टेरॉइड के नमूने लेके आएगा और धूमकेतु जो बहुत दूर है उसके नमूने लेके आएगा। 311P पैन स्टार नाम है। कौन सा मिशन? तियानवे 2 मिशन। किसने लॉन्च किया? चीन ने लॉन्च किया। कौन से रॉकेट से लॉन्च किया है? ये लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से लॉन्च किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी से रिलेटेड, उसको छोड़ते हैं, इससे रिलेटेड एक जो भी मैंने कंसेप्ट आपको समझाया है, नासा ने एक खोज की है वहाँ पे अपने सोलर सिस्टम में। किस चीज़ की खोज की है? नासा की एक टेस्ट सैटेलाइट है जिसका फुल फॉर्म है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, ये सैटेलाइट ऊपर घूमती है और जितने भी ग्रह हैं, एस्टेरॉइड है, धूमकेतु है, उन सब का अध्ययन करती है, चेक करती है कि कोई नया धूमकेतु अपनी ग्रेविटी में आके तो नहीं घूम रहा है और वो कैसा है, उसकी प्रकृति क्या है, कौन से मटेरियल से बना है। तो ऊपर जाके इसको एक नई चीज़ दिखी जिसका नाम दे दिया इसने सुपर अर्थ। कहाँ दिखी इसको वो चीज़? ये देखो जो मैंने अभी आपको समझाया, एस्टेरॉइड बेल्ट, जुपिटर और उसके आगे आगे और दूसरे वाले ग्रह। वो जब ग्रह खत्म हो जाते हैं और अपना सोलर सिस्टम बहुत एंड तक पहुंच जाता है तो उसके बाद में इसको एक जाके ग्रह यानी एक प्लैनेट मिलता है, उसको अपन एक्सो प्लैनेट कहते हैं। एक्सो प्लैनेट मतलब, एक्सो मतलब बाहरी, प्लैनेट मतलब ग्रह। जो अपने सोलर सिस्टम में ग्रह हैं उनसे बाहर जाके कोई ग्रह मिला है इसको, तो एक्सो प्लैनेट कहते हैं उसको। तो एक्सो प्लैनेट मिला है, उसका जो आकार है वो पृथ्वी के आकार का 2 गुना है। पृथ्वी को अपन अर्थ कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के आकार का 2 गुना है, उसको उसने नाम दे दिया सुपर अर्थ, पृथ्वी से डबल सुपर अर्थ। तो सुपर अर्थ मिला है किसको? टेस्ट मिशन को। मिशन किसका था? नासा का। टेस्ट मिशन क्या काम करता है? जो एस्टेरॉइड और जो दूसरे एक्सो प्लैनेट है सोलर सिस्टम के बाहर,
उनको सर्च करने का, उनका सर्वे करने का काम करता है। देख लेते हैं एक बार फिर से, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट टेस्ट ने का डेटा का उपयोग, जो डेटा उसने भेजा था, नासा की जो खगोलविद है उन्होंने एक सुपर अर्थ की खोज की है जिसका नाम दिया है TOI 1846। जनरली मैंने अभी तक एग्जाम दिए हैं, नहीं पूछा जाता ये नाम देके, बट अगर इसमें से कुछ आता है तो टेस्ट सैटेलाइट, ये मिशन टेस्ट सैटेलाइट के डेटा का यूज़ करके ये लॉन्च किया गया है। टेस्ट जो है वो सैटेलाइट या वो सर्वे सैटेलाइट किसका था, वो नासा का है, ये ज़रूर पूछ सकते हैं। TOI मतलब कि टेस्ट जो है, टेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट 1846, 1846 इसका नाम है। सुपर अर्थ इसको नाम दे दिया क्योंकि अर्थ की वजन से या आकार से ये 2 गुना है। ये अपन ने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं इजराइल ने क्या किया है। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, इधर हमने वो सेट लॉन्च किया था जापान का, वो कुछ ऐसा दिखता है। इनविक्टस आपको पढ़ाया था, मैं कह रही थी हॉरिजॉन्टली लैंड करवाना, टेक ऑफ करवाना चाहते हो, हॉरिजॉन्टली लैंड करवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह से हमारे स्पेसक्राफ्ट जाए, ना कि इस तरीके से। ये उसका इमेज है, एस्टेरॉयड बेल्ट यहाँ पे लगाई रखी है। उसके बाद चलिए ये पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे थे। इजराइल वैसे तो अभी मिसाइल्स दागे जा रहा है, बट सडनली उसको ये याद आया कि कुछ और भी लॉन्च करते हैं मिसाइल के साथ साथ, तो उसने एक सैटेलाइट अपनी लॉन्च कर दी है जिसका नाम दे दिया है ड्रोर 1 करके। ड्रोर 1 सैटेलाइट अपनी संचार क्षमताएं उन्नत करने के लिए, उनको इन्हांस करने के लिए, संचार मतलब कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज उसकी इन्हांस करने के लिए, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका नाम ड्रोर 1 है। किसने लॉन्च किया है, इजराइल ने लॉन्च किया है। बस इतना पूछा जाए, इतना पूछेगा आपसे और कुछ नहीं पूछेगा। देखते हैं, इजराइल का सबसे उन्नत संचार उपग्रह अभी तक का लॉन्च हुआ है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसको कहते हैं हम। फॉल्कन 9 स्पेस एक्स यानी कि USA बेस्ड स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स, उसकी फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है। ड्रोर 1 इसको नाम दिया है। हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में इसको ऐसे लिखा जाएगा, ड्रोर 1 इजराइल ने लॉन्च किया है। उनकी भाषा में ड्रोर 1 का मतलब होता है स्वतंत्रता संप्रभुता। तो उनको स्वतंत्रता और संप्रभुता बनाने के लिए उनकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है, तो ड्रोन 1 नाम दे दिया और कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। तो ये सैटेलाइट हमने पढ़ ली। और क्या हो गया है, हैदराबाद की अनंत टेक्नोलॉजी है, उसने कहा है भारत की सरकार से कि आपने सुना होगा कि स्टारलिंक जो है वो चाह रहा है कि अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा हम भारत में आके दें। स्टारलिंक को हमने मंजूरी दे दी थी, फिर अनंत टेक्नोलॉजी को मोटिवेशन मिला कि हम भी शायद कुछ ऐसा कर सकते हैं, भारत के लिए स्वदेशी अंतरिक्ष आधारित कम्युनिकेशन या इंटरनेट सेवा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अनंत टेक्नोलॉजी नाम से हैदराबाद की जो स्टार्टअप है वो जाता है सरकार के पास और सरकार उसको अनुमति दे देती है कि ठीक है, आप भी कोशिश कर सकते हो एक अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने की। तो हैदराबाद में न्यूज़ ये है, हैदराबाद की अनंत टेक्नोलॉजी को भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी है सरकार ने। ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभी जो हम इंटरनेट चलाते हैं वो भी तो अंतरिक्ष बेस्ड है, तो वो अंतरिक्ष बेस्ड नहीं है। अभी वाले जो इंटरनेट है उसमें अपन ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ करते हैं, वाईफाई राउटर का यूज़ करते हैं। हमारे घरों में अपने को कुछ कस्टमर प्रोवाइसेस इक्विपमेंट्स लगाने पड़ते हैं, वो राउटर के थ्रू फिर अपने घर में जो वाईफाई लगे या मोबाइल के वाईफाई से कनेक्ट होकर हम उसको चला सकते हैं। इंटरनेट आधारित ये होता है, अंतरिक्ष आधारित ही होता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ करते हैं, यानी कि स्पेस में सैटेलाइट छोड़ते हैं और वो सैटेलाइट जो है वो ग्राउंड स्टेशन पे डेटा भेजती है। मतलब कि हमने इंटरनेट चलाना है, वो सैटेलाइट को भेजेगा, सैटेलाइट जो है वो कनेक्ट करेगा, जो भी है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है। तो इस तरह से इसका आर्किटेक्चर अगर देखें तो वो स्पेस इंटरनेट आर्किटेक्चर कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे ग्राउंड स्टेशन होता है, यहाँ सैटेलाइट होता है और यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र होता है और आप अपने घर में होके इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें हम सैटेलाइट, माइक्रोवेव या फिर रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं। आगे चलते या रिवाइज कर लेते, एक बार देख लेती हूँ मैं क्या करना है। ड्रोर हो गया, सैटेलाइट्स हो गई, तियानवन मिशन, इनविक्टस। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन दोनों पेजेस को रिवाइज करके फिर अपन पढ़ेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी। क्या पढ़ा, सबसे पहले तो देखो हमने पढ़े मिशंस, कुछ मिशन लॉन्च किए हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा निसार,
नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उसकी फुल फॉर्म है, यानी कि नासा के सहयोग से लॉन्च हुआ है, आई यानी इसरो के सहयोग से लॉन्च हुआ है, सिंथेटिक अपर्चर रडार है, यानी कि इसमें डुअल फ्रिक्वेंसी बेस्ड रडार है। डुअल फ्रिक्वेंसी बैंड है इसमें, तो कौन से बैंड है, एक तो एस बैंड है, एक एल बैंड है। एल बैंड जो दिया है वो इसरो ने, एस बैंड जो दिया है वो इसरो ने दिया है, एस पहले आ रहा है इसमें देख लेना, वो एस बैंड इसरो ने दिया है। एल बैंड जो दिया है वो दिया है नासा ने। क्या करेगा ये, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है, यानी कि इमेज कैप्चर करेगा, इमेज, या फिर आप कह सकते हो ये स्कैन करेगा अर्थ की सरफेस को और हर 12 दिन में हमको भेज देगा। कितने किलोमीटर स्कैन कर लेगा एक बार में, 240 किलोमीटर। दिन हो या रात, बारिश हो या गर्मी हो या सर्दी हो, हर मौसम में ये हाई रेजोल्यूशन की इमेज हम तक भेजता रहेगा। एक रिफ्लेक्टर एंटीना है इसमें, रिफ्लेक्टर एंटीना वो नासा ने दिया है, वो नासा ने दिया है। ये हो गया नासा निसार। कौन सी रॉकेट से लॉन्च हुआ था, तो ये हुआ था GSLV F-16 रॉकेट से लॉन्च हुआ था। और कौन से मिशन हमने पढ़े, और हमने पढ़ा यहाँ पे GO-SAT पढ़ा, जापान का GO-SAT, GW नाम से समझ में आ रहा है, गो जा, यानी कि जापान ने इसको लॉन्च किया होगा। और सैटेलाइट है, ये क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और वाटर साइकिल है उनको मॉनिटर करेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है ये सबको मॉनिटर करने के लिए कौन से रॉकेट से लॉन्च हुआ ये आपको याद नहीं करना है। और क्या हुआ था, और कौन सा मिशन था, एक बार ट्रेसर था शायद, हाँ ट्रेसर था। ट्रेसर नाम से याद आ जाना चाहिए आपको, क्लिक होके TR आ रहा है, यानी कि ट्रम्प क्लिक हो जाए आपके माइंड में। और ये नासा का है, ट्रम्प यानी अमेरिका, अमेरिका नहीं, ये नासा का मिशन है। क्यों, अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्टडी करने के लिए कि वो कैसे प्रोटेक्ट करता है हमें हार्मफुल वेव से। मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी यानी चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय कवर को की स्टडी करने के लिए ट्रेसर मिशन लॉन्च किया था। आगे चले, और क्या था, और हमने पढ़ा था प्रोजेक्ट्स पढ़े, इनविक्टस, इनविक्टस यानी कि हॉरिजॉन्टल किसका है पहले तो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और यूके की एक है फ्रेजर नैश करके, फ्रेजर नैश करके। क्या चाह रही है, एक तो वर्टिकली टेक ऑफ और हॉरिजॉन्टली लैंड की जगह पे कन्वर्ट कर देना है लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी को, हॉरिजॉन्टली टेक ऑफ और हॉरिजॉन्टली ही लैंड हो जाए, वो हॉरिजॉन्टली टेक ऑफ करे और हॉरिजॉन्टली लैंड हो जाए, रीयूजेबल हो जाए, रीयूजेबल यानी कि दोबारा उपयोग कर पाए अपन उसको, पुनः प्रयोज्य हो जाए वो चीज़, पुनः प्रयोज्य, ठीक है। और उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाए, इसलिए ये मिशन लॉन्च किया है। कितनी हो जाए, हाइपरसोनिक स्पीड यानी कि मैक 5 से ज़्यादा हाइपरसोनिक स्पीड चाहते हैं वो लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट्स में। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इनविक्टस उसका नाम दिया है। और इजराइल का ड्रोर याद आ रहा है मेरे को, ड्रोर 1, इजराइल ने अपनी कम्युनिकेशन यानी कि ये इजराइल का संचार उपग्रह है, ठीक है, स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 से उसको लॉन्च किया है। और क्या था, तियानवेन 2 मिशन था, तियानवेन 2 मिशन नाम से याद रह जाएगा आपको, चीन ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है, एक तो एस्टेरॉइड है और एक धूमकेतु, धूमकेतु को आप कॉमेट कहते हैं, इंग्लिश में कॉमेट कहते हैं, उसका अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया है। एस्टेरॉइड होते हैं थोड़े से टाइटली में मैंने आपको समझा दिया, धूमकेतु जो होते हैं वो धूल के कणों और उससे बने होते हैं, जब भी वो ग्रेविटी में आते हैं यही फर्क होता है कि एस्टेरॉइड तो घर्षण की वजह से जल जाते हैं, कुछ पार्ट उनका धरती पे गिर जाता है, धूमकेतु पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। जब भी वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तो ये जब धूल के कण और गैसियस पार्टिकल है जो बहुत फ्रिक्शन से बर्न होते हैं, तो इनके पीछे ना एक टेल दिखती है आपको, मतलब पूंछ जैसी दिखाई देती है, वो होते हैं धूमकेतु। और एस्टेरॉइड जो होते हैं वो चट्टानी पार्टिकल होते हैं। तो तियानवेन 2 मिशन चीन का। और क्या रह गया, अपनी जो हैदराबाद की कंपनी है, हैदराबाद की अनंत टेक्नोलॉजी, तो अनंत टेक्नोलॉजी जो है वो इंटरनेट बेस्ड नहीं, इंटरनेट सेवा देने वाला है, स्पेस आधारित स्टारलिंक की तरह, उसको अनुमति मिल गई है। और TESS करके एक सर्वे सैटेलाइट था अमेरिका का, उसने एक प्लैनेट की खोज की है जो अपने सोलर सिस्टम से बाहर है, उसको एक्सोप्लैनेट नाम दिया है। और TOI 1846 उसको नाम दिया है, उसके साथ साथ उसको नाम सुपर अर्थ भी दिया है, वो अर्थ का 2 गुना साइज का है। तो ये सब हमने पढ़ा था, एक बार देख लें, कुछ रह तो नहीं गया।
ड्रोर, तियानवेन, इनविक्टस, गोसेट, ट्रेसर और निसार। ये होता है कंप्लीट 2 पेज। आगे चलते हैं, 2 पेज और बाकी हैं इसके बस। रक्षा प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। कुछ मिसाइल हैं 3, तो इसको अपन ऐसे पढ़ लेते हैं, आकाश, ULPGM और अस्त्र मिसाइल। इधर पढ़ लें क्या? इधर पढ़ लेते हैं। 3 मिसाइल हैं, 3 मिसाइल हैं। एक तो अपनी है अस्त्र मिसाइल, एक है अपनी अनएम एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसाइज गाइडेड मिसाइल V3 करके एक नाम है इसका, अब याद हो जाएगा। और एक है अपनी कौन सी मिसाइल है? अग्नि मिसाइल, अग्नि प्राइम मिसाइल है। ठीक है। अस्त्र जो मिसाइल है, बस आपको ये याद रखना है कि ये सारी मिसाइल जो है वो DRDO ने लॉन्च की है। DRDO ही करता है विकसित, DRDO ही लॉन्च करता है। DRDO, सारी DRDO ने बनाई है। अस्त्र मिसाइल जो है वो किस तरह की ये मिसाइल है? अस्त्र जो है वो एयर टू एयर है, मतलब कि हवा से लॉन्च होगी और हवा में ही जाएगी, हवा में वार करेगी। ये जो मिसाइल है वो सरफेस टू एयर है, सरफेस टू एयर है, यानी कि सतह से चलेगी और हवा में वार करेगी। अग्नि प्राइम जो मिसाइल है वो है अपनी एयर टू सरफेस, एयर टू सरफेस है। ठीक है। अभी देखो अस्त्र कैसे याद रखना है इस चीज़ को, इसके नाम में ही अस्त्र आ रहा है, अस्त्र, तो इसको ए ही याद रखना, एयर टू एयर है। UL इसमें अपर टू लोअर आ रहा है, तो इसको ऐसे याद रख लेना, सरफेस टू एयर। और अग्नि तो बहुत पुराने से अपन पढ़ते आ रहे हैं, सरफेस टू एयर। अग्नि तो एयर टू सरफेस, सरफेस टू एयर है शायद, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, सरफेस टू एयर होनी चाहिए अग्नि प्राइम, सरफेस टू एयर ही है, बिल्कुल सही बात है, सरफेस टू एयर। और मैंने क्या लिखा है इधर, अभी ये पता नहीं क्यों निकल के आ गया, हट जाओ। अस्त्र मिसाइल जो है वो एयर टू एयर चलती है, DRDO ने विकसित की है। ULPGM जो है वो अपर से लोअर यानी कि एयर से सरफेस चलती है और DRDO ने विकसित की। अपर टू लेयर फुल फॉर्म नहीं है, आपको याद कराने के लिए बता रही हूँ चीज़। आकाश प्राइम जो मिसाइल है वो चलती है सतह से हवा में। आकाश प्राइम, अग्नि प्राइम लिखा था मैंने पहले, इसको आकाश प्राइम इसका सही नाम है, सतह से हवा में वार करती है। आकाश जब आप सतह पे बैठते हैं और ऊपर देखते हैं तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हो, क्लिक हो जाएगा। DRDO ने विकसित की है, बस ये सारी DRDO ने विकसित की है। ULPGM V3 जो मिसाइल है वो DRDO के साथ BDL यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड ने भी विकसित की है। अस्त्र मिसाइल जो है ये पहले से लॉन्च है, बट अभी आपको इसलिए पढ़नी पड़ रही है कि अभी वाला जो वर्जन यूज़ हुआ है अस्त्र मिसाइल का, अभी जो टेस्टिंग की है उसमें हमने हमारे द्वारा बनाया हुआ, मतलब कि भारत के द्वारा बनाया हुआ इंडिजीनियसली फ्रीक्वेंसी रडार सीकर यूज़ किया है। रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर, रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर ये किस तरह की टेक्नोलॉजी होती है? जब भी हम मिसाइल लॉन्च करते हैं, जब भी लेट्स सपोज ये मिसाइल है और मिसाइल के यहाँ पे आपको एक रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर लगा रहता है, आप उस जब भी मिसाइल लॉन्च करते हैं तो ये कुछ सिग्नल्स जनरेट करता है और ये सिग्नल दुश्मन से आने वाली जो मिसाइल है या जो भी ऑब्जेक्ट है, ड्रोन है, वहाँ से टकराता है और वहाँ से सिग्नल रिफ्लेक्ट होके अपने पास, इसके पास वापस आते हैं। इससे इसको पता लगता है कि कौन सी डायरेक्शन से दुश्मन की मिसाइल आ रही है और जाके ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि उसको नष्ट कर देता है, इंटरसेक्ट कर देता है। तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर हम पहले बाहर से आयातित इक्विपमेंट यूज़ करते थे, लेकिन अभी जो हमने आकाश प्राइम का लॉन्च किया है उसको, उसमें हमने हमारे द्वारा बनाया हुआ रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर यूज़ किया है। ठीक है। अब ठीक है मत लिखने लग जाना कमेंट में, कुछ तो बोलेंगे बीच में कनेक्टिंग वर्ड। अस्त्र मिसाइल DRDO ने बनाया है, सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमान से इसको उड़ीसा से लॉन्च किया है। एयर टू एयर चलती है, बियॉन्ड विजुअल रेंज है, यानी कि हमें दिखाई नहीं दे उससे भी आगे जाके दुश्मन भी वार कर जाती है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। नॉर्मली बियॉन्ड विजुअल रेंज जो होती है वो 37 किलोमीटर से ज़्यादा है अगर, तो उसको अपन बियॉन्ड विजुअल रेंज कहते हैं। इसकी क्षमता को हमने कितना बढ़ा दिया है? 100 किलोमीटर से ज़्यादा भी कर दिया है। अस्त्र मिसाइल याद हो गया होगा। आगे चलते हैं। ULPGM V3 मिसाइल ड्रोन से प्रक्षेपित होने वाली मिसाइल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यू जो लिखा है इसमें, इसका मतलब है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल को अपन ड्रोन ही कहते हैं।
तो ड्रोन से प्रक्षेपित होने वाली ये मिसाइल है। V3 क्यों लिखा है? V1 V2 भी लॉन्च हो चुका है, लेकिन वो टेस्टिंग पर्पज से लॉन्च हुआ था। यूज लेने के लिए पहला ही संस्करण यूज हुआ है, लेकिन उसको अपन ने V3 नाम दिया है, ULPGM V3। इसमें जो P वर्ड आ रहा है, ये इसका मतलब होता है प्रिसाइज। प्रिसाइज प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक। सटीक निशाना लगाती है ये, बिल्कुल एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। ठीक है, DRDO और BDL ने इसको लॉन्च किया है। कितनी रेंज है इसकी? 2.5 और 4 किलोमीटर। मतलब दिन में निशाना लगाएगी तो 4 किलोमीटर तक दूर जाके निशाना लगा सकती है, लेकिन रात के टाइम पे अगर इसको लॉन्च करें तो 2.5 किलोमीटर तक ही ये जाएगी। उसके बाद हाई डेफिनेशन ड्यूल चैनल सीकर से ले हाई डेफिनेशन ड्यूल चैनल सीकर क्या होता है कि एक साथ एक से ज़्यादा टारगेट्स को है वो निशाना बना सकती है, और एक से ज़्यादा जगह से इसको लॉन्च कर सकते हैं। ये हाई एल्टीट्यूड से भी लॉन्च हो सकती है और ग्राउंड से यानी कि प्लेन से भी लॉन्च हो सकती है। एक टाइम पे एक से ज़्यादा वॉरहेड जाएंगे और 2 से 3 टारगेट्स को ये टारगेट कर सकती है, 2 से 3 दुश्मन के मिसाइल्स को। तो इसलिए इसको हाई डेफिनेशन ड्यूल चैनल सीकर कहते हैं। 2 चैनल सीकर है इसमें। शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों तरह के हैं। हवा से सतह पे चलेगी, इसको याद करने के लिए आप UL अपर टू लोअर याद रख लेना। आगे चलते हैं। आकाश प्राइम, आकाश पहले से लॉन्च होती आ रही है। इसका उन्नत संस्करण अभी अभी लॉन्च किया गया है। इसकी स्पीड में वृद्धि की गई है मैक 2.5 से, और मैक 3 तक इसकी स्पीड, मैक 2.53 तक इसकी स्पीड है। 30 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, यानी 30 किलोमीटर तक जाके दुश्मन की मिसाइल को या दुश्मन को निशाना बना सकती है। DRDO लॉन्च करता है तो इसको भी DRDO ने लॉन्च किया है, स्वदेशी। ये इसके ऊपर 2 तरह की मिसाइल सतह से हवा पे वार करने वाली है। 2 तरह का इसका किसी भी इन्वायरमेंट में, यानी कि हाई एल्टीट्यूड से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं और लोअर प्लेन से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो ये इसकी वैरायटी यानी इसके फीचर्स हैं। और ये बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड यानी कि उसमें ठंडा इन्वायरमेंट होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो वहाँ से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। किसी भी मौसम में लॉन्च हो सकती है। अभी अपन ने इंडिया की मिसाइल्स पढ़ी, अब अपन पढ़ते हैं जापान ने एक मिसाइल लॉन्च की है, टाइप 88 करके उसका नाम है। टाइप 88 मिसाइल जापान की। क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि जापान ने ये ऐसी पहली मिसाइल नहीं है जो लॉन्च की है। जापान अभी तक मिसाइल लॉन्च कर रहा है, लेकिन टाइप 88 एक ऐसी पहली मिसाइल है जो इसने अपनी धरती से जिसको लॉन्च किया है। जापान जब भी लॉन्च करता है मिसाइल्स अभी तक, या तो वो ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पे जाता है लॉन्च करने, या वो अमेरिका का फ्लोरिडा पे चला जाता है, अमेरिका की सहायता से लॉन्च कर लेता है, कहीं और चला जाता है, लेकिन अपनी भूमि पे इसने पहली बार लॉन्च किया है। तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ रहा है जापान की मिसाइल टाइप 88 मिसाइल इसका नाम है। सरफेस टू शिप, यानी सरफेस से चलाओगे शिप को निशाना बनाएगी, सरफेस टू शिप मिसाइल है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जापान ने अपनी भूमि से इसको लॉन्च किया है। इसकी रेंज नहीं पूछेंगे, किसने बनाया नहीं पूछेंगे, फिर भी देख लो, मित्सुबिशी, और 100 किलोमीटर की परास है। परीक्षण जहाँ हुआ है, टेस्ट जहाँ हुआ है वो शिजुनाई एंटी एयर फायरिंग नहीं पूछेंगे। होक्काइडो इसका आइलैंड है, वहाँ से इसने इसको लॉन्च किया, उसमें ये रेंज फील्ड पड़ती है। आगे चलते हैं। फीतियन 2 चीन की मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल। क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि इसने फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ किया है। मिसाइल जब लॉन्च करते हैं तो सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, इस तरह के फ्यूल यूज़ करते हैं हम तो ज़्यादातर, और दूसरे लोग ज़्यादातर ठोस ईंधन का यूज़ करते आ रहे हैं। सॉलिड ईंधन ज़्यादातर थोड़ा इजी टू कैरी, स्टोरेज करने में अच्छा होता है और हाई प्रोपल्शन थ्रस्ट ये देता है। लेकिन ये जो है वो लिक्विड है, केरोसिन के साथ मिक्स करके इसको यूज़ करते हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, वातावरण अनुकूल है, क्योंकि ये बदले में जो है वो हानिकारक गैसेस प्रोड्यूस नहीं करता, और ऑक्सीडाइज़र के रूप में ये ऑक्सीजन यूज़ करता है, या दूसरी जो भी ऑक्सीजन यूज़ करता है उसको लिए अलग से ऑक्सीजन लेके जानी नहीं पड़ती, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ही ये यूज़ कर लेता है। तो इसके लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली इसको कहते हैं। चीन ने इस तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की है जिसमें इस तरह का वो फ्यूल यूज़ कर रहा है। ठीक है, अगला चीज़ है नेत्र M के द्वितीय प्रोग्राम। नेत्र M के द्वितीय प्रोग्राम, इसको ऐसे समझो, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। DRDO ने लॉन्च किया, DRDO ही करता है इस तरह के काम, इस पर लिखा नहीं है बट ये DRDO ने लॉन्च किया, मैंने चेक कर लिया पहले।
ये एरोप्लेन है, हम जाते बैठ के एरोप्लेन से इधर से उधर। डीआरडीओ क्या करता है, एरोप्लेन हायर करता है और उसमें मॉडिफिकेशन करा लेता है और एरोप्लेन्स को ऊपर भेजता है। एरोप्लेन में उसने सीट वीट को हटा के उसके ऊपर ना कुछ रडार वडार कुछ इसको क्या बोल रहे हैं, AES है, ऐसा रडार करके इसका फुल फॉर्म है। इलेक्ट्रिकल एरे कुछ करके है, अभी इसका फुल फॉर्म चेक कर लेते हैं, क्या पता पूछ ले। ऐसा रडार फुल फॉर्म क्या है इसकी, ऐसा रडार फुल फॉर्म कुछ और ही है क्या, ऐसा रडार यही था। हॉल में चलते हैं। ऐसा रडार की फुल फॉर्म आई है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे है। ये एरे क्या करता है, लॉन्ग रेंज इसकी क्षमता होती है, मतलब कि ये दूर से अगर कोई दुश्मन का इक्विपमेंट आ रहा है तो दूर से ये उसको पता लगा लेता है और सिग्नल भेज देता है ग्राउंड स्टेशन पे। तो इस तरीके के डीआरडीओ एयरक्राफ्ट यूज़ करता है और उस पर बहुत सारे सिस्टम लगा के और ऊपर भेज देता है और ऊपर वो उड़ते रहते हैं अपने एटमॉस्फेयर में, अपनी जो क्षेत्र है उसके ऊपर, ताकि अपनी रक्षा की जा सके दुश्मन की मिसाइल से या किसी भी इक्विपमेंट, हार्मफुल इक्विपमेंट से। ड्रोन भेज सकते हैं, मिसाइल भेज सकते हैं, एयरक्राफ्ट भेज सकते हैं जिसमें बॉम्ब लगा हो सकता है, वो बॉम्ब ड्रॉप करने के लिए। तो ऐसे एरोप्लेन्स जो हैं वो ऊपर घूमते रहते हैं बहुत घंटों घंटों, 10 घंटे 5 घंटे तक। तो वो सिग्नल भेजते रहते हैं, तो ये सिग्नल जनरेट कर लेगा। पहले भी ऐसा नेत्र MK1 करके लॉन्च किया जा चुका है, लेकिन उसकी जो फ्लाइंग कैपेसिटी थी, यानी कि जितनी देर वो हवा में रह सकता है, वो कम थी, लगभग 2-3 घंटे ही थी। इसकी बढ़ा के हमने 8 से 10 घंटे कर दी है। और पहले वो जो लॉन्च था MK1, वो 240 लगभग 240 डिग्री ही कवरेज दे पाता था, ये 360 डिग्री कवरेज देता है, 360 डिग्री कवरेज देता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम, ये इंडिया का कार्यक्रम है। इंडिया का कार्यक्रम मतलब अगर एग्जाम में आ जाए, किसने लॉन्च किया है, डीआरडीओ ने लॉन्च किया है और एयरबस A321 पे तैनात किया गया है। इसको एयरबस बोल रहे हैं, इसको एरोप्लेन को एयरबस कह रहे हैं। इस एरोप्लेन का नाम है एयरबस 321, इस पे तैनात कर दिया गया है। पहले MK1 था जिसकी कवरेज जो थी वो कम थी, लगभग 240 थी। अभी जो है उसकी 360 डिग्री है और वो 5 घंटे लगभग हवा में रहता था, ये 8 से 10 घंटे हवा में रहेगा। हायर एल्टीट्यूड पे ये नहीं जा सकता था, ये हायर एल्टीट्यूड पे जा सकता है, हायर एल्टीट्यूड पे जा सकता है। उसकी जो रेंज थी वो कम थी, इसकी रेंज ज़्यादा है, ये बहुत दूर से पता लगा लेगा। लगभग इसकी रेंज थी 200 किलोमीटर तक और इसकी रेंज आ गई है, अभी जो लॉन्च किया है 500 किलोमीटर दूर से ही पता लगा के बता देगा कि मिसाइल आ रही है, सावधान हो जाओ। तो खतरों का पता लगा के ट्रैक करना और सिग्नल भेजना इसका काम है। नेत्र MK द्वितीय प्रोग्राम, नाम से समझ में आ रहा होगा, आंखें गड़ा के रखता है। MiG-21 ताबूत, उड़ता ताबूत, ताबूत नहीं उड़ता ताबूत। उड़ता ताबूत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्लाइंग ताबूत, मतलब कॉफिन, फ्लाइंग कॉफिन, ठीक है। उड़ता ताबूत नाम देते हैं, क्यों देते हैं MiG-21 को, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट की रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, टकराते हैं, हमारे पायलट जो हैं वो शहीद होते हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए अब इसको हटा दिया है, रिटायर कर दिया है। अब हम इसको हमारी एयरफोर्स को यूज़ नहीं करेगी, इसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया है बहुत सारी चीज़ें। अभी तो अपने पास फाइटर जेट्स आ गए हैं, राफेल आ गया है, तेजस LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हमने डेवलप कर लिया है, MiG-29 डेवलप हो रहा है, वो ले लेंगे हम। तो इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया है दूसरी जगह से, इसको अब यूज़ नहीं करेंगे। कहाँ से लेते थे हम, रूस से इसको परचेस किया था हमने। रूस ने इसको बनाया था बहुत पहले, 1980 के आसपास रूस ने अपनी फ्रंट लाइन पे यूज़ करना इसको बंद कर दिया था, 1980 पे ही बंद कर दिया था। और हमारी थोड़ी अब सुधर रही है और अब हम इसको यूज़ करना बंद कर रहे हैं, इसकी जगह दूसरे एयरक्राफ्ट यूज़ करेंगे, इसलिए ये चर्चा में। और क्या इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। 19 सितंबर 2025 को रिटायर कर दिया, नहीं पूछेगा। विकास किसने किया था, किसने डेवलप किया था, मिकोयान गुरेविच डिज़ाइन, नहीं पूछेगा। USSR से परचेस किया था हमने, नहीं पूछेगा। कब वायुसेना में शामिल होता है, 1963 में, नहीं पूछेगा आपसे। B-2 स्टील्थ बॉम्बर, बहुत अच्छी चीज़ है, USA की है स्टील्थ बॉम्बर।
एक तो जहाँ पे भी नाम में स्टील्थ वर्ड आ जाए ना, स्टील्थ मतलब कि स्टील ऐसी टेक्नोलॉजी कि दुश्मन की का एयरक्राफ्ट जो है इस पर्टिकुलर चीज़ को जिसके नाम में स्टील आ रहा है वो नहीं पता लगा सकता, क्योंकि ये ऐसी टेक्नोलॉजी से बने होते हैं कि दुश्मन जो सिग्नल भेजता है ये पता लगाने के लिए जो सिग्नल जनरेट करता है, वेव्स भेजता है, उनको ये अब्जॉर्व कर लेता है। और ऐसी कुछ कोटिंग होती है इसके ऊपर कि ये जो हीट जनरेट करता है, ये बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट जब उड़ते हैं तो हीट जनरेट करते हैं, तो ये हीट जनरेट नहीं करता, उसको मिनिमाइज कर लेता है। तो अमेरिका का ये B2 बॉम्बर है, एयरक्राफ्ट है, जो मिसाइल्स लेके या बॉम्ब्स लेके जाता है दुश्मन की टेरिटरी में, वहाँ पे बॉम्ब गिरा देता है। इसलिए चर्चा में है क्योंकि अमेरिका ने इसको ईरान के ऊपर एक मिशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, और ईरान की न्यूक्लियर साइट पे बॉम्ब गिराए थे, तो उसमें इसको यूज़ किया था, इसलिए आपको पढ़ना पड़ रहा है। B2 बॉम्बर अमेरिका का, स्पेशल कोटिंग है इसके ऊपर, तो इसमें जो हीट जनरेट हो रही है वो हीट कम जनरेट होती है। दुश्मन जो सिग्नल भेजता है इसको डिटेक्ट करने के लिए उन सिग्नल को ये स्कैटर्ड कर लेता है या ऑब्जर्व कर लेता है, तो दुश्मन लोग इसका पता नहीं लगा पाते कि आ रहा है हमारे ऊपर बॉम्ब गिराने। समझा दिया होगा आसान लैंग्वेज में। कितनी इसकी क्षमता है? 40,000 पाउंड अपने साथ लेके चल सकता है। बॉम्ब हो गई, मिसाइल हो गई, इस तरह की चीज़ें। 40,000 पाउंड को एग्जाम में आ जाए तो 18 केजी में अगर आ जाए तो 18 केजी सही है किलोग्राम में। पारंपरिक परमाणु दोनों तरह के हथियार अपने साथ ले लेता है। पारंपरिक तो कन्वेंशनल वीपन्स होते हैं, जैसे बॉम्ब हो गए, मिसाइल्स हो गई। परमाणु हथियार हाइड्रोजन बॉम्ब या फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन से जो बने होते हैं उनको परमाणु बॉम्ब कहते हैं। विंग्स की डिजाइन अट्रैक्टिव है। किसने बनाया इसको? नॉर्थअप ग्रूमन कॉर्पोरेशन। नहीं पूछेगा। आगे चलते हैं। तो अभी इस पेज पे हमने क्या पढ़ा, इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस पे 3 चीजें पढ़ी है। नेत्र द्वितीय प्रोग्राम DRDO का है, उसमें हम अर्ली वार्निंग सिस्टम हम इंस्टॉल कर रहे हैं। इस तरह की ये एक ही फोटो में दिखा रहा है, लेकिन हम 6 बनाने जा रहे हैं, 6 डेवलप करने जा रहे हैं, जो पता लगा लेगा कि दुश्मन का एयरक्राफ्ट आ रहा है हम पे हमला करने, और वार्निंग जनरेट कर देगा। इसको बोला नेत्र द्वितीय प्रोग्राम। MiG-21 इसको यूज़ करना हमने बंद कर दिया है। B2 स्टील्थ बॉम्बर जो है वो अमेरिका का है। ईरान में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया था, उसमें इसको यूज़ किया था। इसके आगे Ptian-2 जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है चीन की, जिसमें वो अच्छी तरह मतलब अलग तरह का ईंधन, लिक्विड ईंधन यूज़ कर रहा है, जिसका ईंधन का नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिश्रण, केरोसिन के साथ मिला के। टाइप 88 मिसाइल जापान की है, सरफेस से शिप पे वार करने वाली मिसाइल है, इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि इसने अपनी धरती पर पहली बार मिसाइल का परीक्षण किया है, वो मिसाइल है टाइप 88 मिसाइल। आकाश प्राइम जिसकी रेंज 30 किलोमीटर हो गई है, स्पीड मैक 2.5 हो गई है, DRDO ने लॉन्च की है। आकाश आप सतह से हवा में देखते तो सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम जो अब्दुल कलाम जी 1983 के टाइम पे लॉन्च किए थे, आपको पता होगा, उसमें आकाश, त्रिशूल, पृथ्वी, नाग इस तरह की हमने अग्नि ये मिसाइल डेवलप करना शुरू किया था। आकाश तो सब तब से ही बने आ रही है, लॉन्च होती रहती है, इसकी टेस्टिंग होती रहती है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं, उसका कुछ नाम दे देते हैं, और स्पीड बढ़ा देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, टेक्नोलॉजी एड ऑन कर देते हैं, उसका कुछ नाम दे देते हैं। अभी इसमें नई टेक्नोलॉजी एड ऑन कर दी है तो इसको आकाश प्राइम नाम दे दिया है। आगे चलते हैं, नेवी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है अपनी, हम नेवी में क्या कर रहे हैं, उसके बाद 2-3 अदर टेक्नोलॉजीज रह जाएंगी, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ले जाएंगी। हमारी नेवी में एक बढ़िया सा INS तमाल नाम से फ्रिगेट जो है वो आ चुका है। INS तमाल कुछ ऐसा दिखता है, या इसमें तमाल का फोटो तो नहीं लगा रखा है मैंने, तो उदयगिरी का लगा रखा है, कुछ ऐसा दिखता है। F-71 इसको नाम दिया है, INS तमाल। फ्रिगेट क्या होते हैं? फ्रिगेट जो होते हैं वो युद्धपोत होते हैं, यानी कि इस तरह के बड़े बड़े से जहाज होते हैं, ये बहुत बड़ा नहीं होता, मीडियम रेंज का होता है, और भी होते हैं। तो ये फ्रिगेट जो है मीडियम रेंज का जहाज है, इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, यहाँ से आप मिसाइल लाग सकते हैं, रेस्क्यू के लिए इसमें इक्विपमेंट लगे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है आपको, और बॉम्ब ले जा सकते हैं, यहाँ से एयरक्राफ्ट जो हैं वो आप फ्लाई कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं, ड्रोन्स ले जा सकते हैं, और बहुत सारी युद्ध लड़ने के लिए जो भी सामग्री है वो अपने साथ लेते हुए चलता है, इसलिए इसको युद्धपोत कहते हैं। लड़ाई करने की यानी युद्ध के दौरान ये यूज़ लेते हैं हम, युद्धपोत। इसका नाम है INS तमाल। सर्च किया तमाल का मतलब, तो अपने जो भगवान इंद्र जो है उनकी तलवार, शायद उनकी तलवार का नाम तमाल है, उनकी तलवार जितनी पावरफुल थी INS तमाल भी उतना ही पावरफुल है।
इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट, यानी कि इसमें 2 मिसाइल सिस्टम लगे हैं। एक तो मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल इसमें लगी है, और इसमें लगी है ब्रह्मोस मिसाइल, और सरफेस टू एयर मिसाइल भी लगी है, वर्टिकली लॉन्च होने वाली, इस तरह से वर्टिकली लॉन्च होने वाली सरफेस से एयर मिसाइल इसमें लगी है। इसमें 100 mm मेन गन लगे हैं, 3 mm क्लोज इन वीपन लगे हैं इसके अंदर, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगे हैं, और टॉर्पिडोज लगे हैं, हैवी वर्ड टॉर्पिडो, मतलब कि युद्ध करने वाली, दुश्मन को हराने वाली सारी इक्विपमेंट से लेस है ये वाला फ्रिगेट जो लॉन्च हुआ है। तलवार श्रेणी का फ्रिगेट है। जब फ्रिगेट्स लॉन्च होते हैं अलग अलग कैटेगरीज में इसको लॉन्च करते हैं। तलवार श्रेणी का फ्रिगेट है। रूस और भारत के बीच में एक डील हुई थी 2.5 बिलियन डॉलर की। उसमें था कि तमाल श्रेणी की हमको फ्रिजेस लॉन्च करने, 7-8 INS हमने लॉन्च किए हैं इसके तहत। तो इसके तहत ये 8वां है, तलवार श्रेणी का 8वां फ्रिजेट, जिसका नाम है INS तमाल। तुशीर, तलवार और टैग, इस तरह से कुछ नाम है इनके। यंत्र शिपयार्ड ने बनाया है, थोड़ा सा हमने भी हेल्प की है, हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। 26% स्वदेशी उपकरण इसमें यूज़ हुए हैं, बाकी रूस के उपकरण यूज़ हुए हैं। जब भी कोई INS तमाल और इस तरीके के फ्रिगेट यूज़ होते हैं तो उनका एक आदर्श वाक्य हम रखते हैं। INS तमाल का आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वदा विजय। सर्वत्र सर्वदा विजय पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ पूछी जा सकती है तो याद कर लेना। कहाँ कमीशन हुआ ये नहीं पूछेंगे, लेकिन रूस के कालीनिनग्राद से ये लेके आए हैं हम, हमारी नेवी गई क्योंकि रूस से हमने खरीदा है, रूस से कालीनिनग्राद में हमारे पास आया और हमने इसको अपनी नेवी में, अपनी नौसेना में शामिल कर लिया, कमीशन कर लिया है। अगला क्या आया है अपने पास, INS निस्तार आया है। निस्तार, इसको कमीशन कर लिया है अपने अंदर। रूस ने नहीं बनाया, ये हमने ही बनाया है। हमने बनाया मतलब कि स्वदेशी है, और स्वदेशी है, पूर्णतः स्वदेशी है। क्या काम आएगा, नहीं पहले देखते हैं हमने बनाया तो किसने बनाया। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। क्या काम आएगा, ये है डाइविंग वेसल। निस्तार का मतलब होता है मोक्ष, यानी कि ये मुक्ति दिलाने का काम करेगा। डाइविंग वेसल है, डाइविंग वेसल मतलब कि पानी के अंदर डाइव यानी कि गोता लगाने के काम करेगा, अंदर जाएगा और पानी के अंदर जो भी काम होते हैं, बहुत सारे काम हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन हमें चलाना है, इंस्पेक्शन करना है, और कुछ भी चीज़ें हमें देखनी है। सबमरीन नीचे सबमर्ज हो गई है तो अपन सबमरीन का यूज़ नहीं करके इसकी डाइविंग करा के इसके थ्रू हम काम कर सकते हैं वहाँ पे। तो डाइविंग करेगा अंदर, कितने अंदर तक जा सकता है ये, 300 मीटर 300 मीटर है, हाँ 300 मीटर के अंदर तक ये डीप सी सैचुरेशन डाइविंग कर सकता है। सैचुरेशन डाइविंग तो होती है गोता लगाया और बाहर आ गया। सैचुरेशन डाइविंग होती है बिल्कुल नीचे गया और वहाँ पे थोड़ा सा ठहर गया, और उसको जो भी काम करने वहाँ ठहर के ये काम कर रहा है, इसको कहते हैं सैचुरेशन डाइविंग। 300 मीटर तक चला जाएगा और नॉर्मली डाइविंग कर सकता है 75 मीटर तक अंदर जाके ऊपर बाहर आ सकता है, ये कितनी भी बार। इसका नाम है निस्तार, डाइविंग सपोर्ट पोत, और कुछ काम की चीज़ नहीं है। उदयगिरी आई है अपने पास, INS उदयगिरी ये कुछ इस तरह से दिखती है। प्रोजेक्ट 17A था हमना अपना, ये है उदयगिरी, यहाँ पे लॉन्च हुई है। और जो इसके पहले मैं आपको पढ़ा रही थी निस्तार और निपुण, तो डाइविंग वेसल आने थे। निपुण जो है वो लॉन्च तो हुआ था, कमीशन नहीं हुआ है अभी तक, और निस्तार जो है वो लॉन्च भी हो गया था और अभी जो इस मंथ जुलाई में कमीशन हो चुका है। इस तरह से लॉन्च हुआ था जब दिख रहा था, पानी के अंदर जा सकता है। ये कुछ इक्विपमेंट इसके अंदर इस तरह से लगे हुए हैं। आगे चलते हैं, क्या दिखा रही थी मैं आपको, उदयगिरी दिखा रही थी। उदयगिरी देख लो, उदयगिरी कुछ इस तरह दिखता है। F-17 एक प्रोजेक्ट चलाया था अपना, F-17 अब पढ़ लेते हैं इसको। F-17A हमारा प्रोजेक्ट है, या फिर 17A, ए का मतलब यहाँ पे अल्फा से है, अल्फा। प्रोजेक्ट 70A मंजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। मंजगांव तो महाराष्ट्र पे बेस है, और गोवा नहीं, गार्डन रिच है, गोवा नहीं है, गार्डन रिच है, कोलकाता बेस्ड है। तो मंजगांव और गार्डन रिच दोनों जो शिप बनाती हैं उनके बीच में समझो ये दोनों मिलके शिप बना रही है, ये प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। प्रोजेक्ट 17A नाम दिया है इस प्रोजेक्ट के तहत। इस तरह के फ्रिगेट या इस तरह के युद्धपोत हम बनाने जा रहे हैं जो डीजल से चलते हैं या गैस से चलते हैं या दोनों के मिक्स्ड ईंधन से चलते हैं। कंबाइंड डीजल एंड गैस ईंधन या फ्यूल बेस्ड फ्रिगेट हम बना रहे हैं इस प्रोजेक्ट के तहत। तो इसके तहत उदयगिरी लॉन्च हो चुका है। 7-8 जो है INS हम बनाने जा रहे हैं, और इनके नाम है हिमगिरी, विंध्यमगिरी,
गिरी गिरी लगा है सारे पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पीछे, महेंद्रगिरी, इस तरह से उदयगिरी आ चुका है। मिसाइल्स तैनात है इसमें 2, एक तो सतह से सतह पर मार कर सकती है, सुपरसोनिक मिसाइल है, एक सतह से हवा में भी मार कर सकती है। तो 2 मिसाइल इस पे तैनात है, सरफेस टू एयर और सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पर वार कर सकती है। आगे चलते हैं अजय, अदम्य और समुद्र प्रचेत। यहां समझते हैं क्या इसको? 2 नई चीजें हैं, अजय, 3 नई चीजें, अदम्य, समुद्र प्रचेत। अजय जो है ये है शैलो वाटर वेसल है, सर्वे वेसल, यानी कि जो छिछला पानी होता है, कम पानी होता है, उसमें ये काम करेगा। उसमें जो वहाँ पे रह के शोर लाइन की मॉनिटरिंग करना है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने हैं, या फिर कोई दुश्मन की सबमरीन या कोई सा भी जहाज आ रहा है तो उसको देखना है या उस पर हमला करना है, उसको रोकना है, लेकिन शैलो वाटर में रह के, कोस्ट लाइन के पास रह के, तो उसका नाम है अजय। अदम्य ये है फास्ट पेट्रोलिंग वेसल। पेट्रोलिंग वेसल क्या होती है? जो अपने शोर लाइन के आसपास चक्कर लगाती रहती है, पेट्रोलिंग करती रहती है। पेट्रोलिंग पुलिस आपको पता होगा, गश्त जो लगाते हैं सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, वैसे ये शोर लाइन की सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए बनाई गई है। इसका नाम है अदम्य जहाज। फास्ट पेट्रोलिंग वेसल, पेट्रोलिंग वेसल पहले भी थे हमारे पास जो पेट्रोलिंग करते थे, लेकिन उनकी स्पीड थोड़ी सी नॉर्मल थी, इसकी स्पीड है थोड़ी सी फास्ट। वो जो नॉर्मल वाले पेट्रोलिंग व्हीसल्स थे वो नॉर्मली काम पे ज़्यादा ध्यान देते थे कि वहाँ पे रुक के और कुछ चेक करना है, इंस्पेक्शन करना है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने, इस तरीके से। लेकिन ये जो फास्ट पेट्रोलिंग व्हीसल है इसका फोकस स्पीड पे ज़्यादा रहेगा। बहुत सारे काम ऐसे आ जाते हैं, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट है तो बहुत ज़्यादा स्पीड से आपको वहाँ पहुँचना है, तो इसलिए इसकी स्पीड बढ़ाई गई है, उसको नाम दे दिया गया है फास्ट पेट्रोलिंग व्हीसल। जल्दबाजी वाले जो भी काम है उसमें यूज़ करेंगे इसको, अदम्य फास्ट पेट्रोलिंग वेसल। एक समुद्र प्रचेत करके जहाज लॉन्च हुआ है, समुद्र प्रचेत नेवी में। समुद्र प्रचेत का काम है पॉल्यूशन जो है समुद्र में उसको कंट्रोल करना। पॉल्यूशन, मरीन पॉल्यूशन हो सकता है बहुत तरीके से, जैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन हो गया मरीन में कोई जहाज जा रहा है तो लीकेज हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो जो भी केमिकल लेके जा रहा है वो स्पिल हो जाते हैं उधर, तो इस तरह का कुछ डिजास्टर आ सकता है। रिफ्यूलिंग होती है, यानी जहाज से दूसरे जहाज में फ्यूल भरा जाता है तो वो कभी कभी लीकेज हो जाता है, वो मैनेज नहीं हो पाता तो वो डूल जाता है समुद्र में, तो वो सारा पोल्यूशन हो जाता है। कोस्टल के आसपास, कोस्ट लाइन के आसपास जो शहर है उसमें जो सीवेज है, अनट्रीटेड वाटर जो है उस समुद्र में छोड़ा जाता है तो उसका पोल्यूशन है। वहाँ पे कोई इंडस्ट्री है तो वहाँ पे कुछ भी काम होता है तो गर्म पानी जो है इंडस्ट्री से निकल के सीधा उसमें जाता है, तो वो भी एक पोल्यूशन का काम करता है। वो सारे पोल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करेगा। समुद्र प्रचेत नाम से लॉन्च हुआ है, कोस्ट गार्ड में शामिल हुआ है। तो अब देख लेते हैं इन तीनों को हम देख लेते हैं। यहाँ पे अजय जो है वो शैलो क्राफ्ट है, सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन, कोस्ट लाइन को डिफेंस करना यानी कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करना, और सबमरीन वॉरफेयर यानी कि दुश्मन की सबमरीन आ रही है तो उसके साथ लड़ना, उसको रोकना, इसका काम है। गार्डन रिच शिप बिल्डर जो कोलकाता बेस्ड है उसने इसको डेवलप किया है। अदम्य बताया था, फास्ट पेट्रोलिंग व्हीसल, ऐसे 8 फास्ट पेट्रोलिंग व्हीसल हम बना रहे हैं, उसमें से एक ये कमीशन हो चुका है भारतीय तटरक्षक बल में, इंडियन कोस्ट गार्ड में। समुद्र प्रचेत समुद्री तट रक्षा बल में शामिल हो चुका है, ये प्रदूषण को नियंत्रित करने का काम करेगा। अदम्य और समुद्र प्रचेत दोनों गोवा शिपयार्ड ने बनाए हैं। अजय जो है वो गार्डन रिच शिपयार्ड ने बनाया है। अजय गार्डन रिच शिपयार्ड, अदम्य समुद्र प्रचेत गोवा शिपयार्ड। आगे चलते हैं। एस सर DRDO के आर्मामेंट डेवलपमेंट, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट इंग्लिश में अगर इसको बोले, और हिंदी में बोले आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, पुणे में बेस्ड है। उन्होंने एक रॉकेट लॉन्च किया है जिसकी रेंज, इसको बढ़ा के रॉकेट लॉन्च किया है। नॉर्मली जो रॉकेट है, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, अगर सबमरीन पे वार करते हैं, सबमरीन से चलने वाले जो रॉकेट हैं उनकी 5 किलोमीटर
तक की स्पीड थी, रेंज थी। अभी इसको जो लॉन्च किया है एसर को, उसकी स्पीड बढ़ा दी है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। यानी ऐसा रॉकेट जो सबमरीन पे वार करेगा। पहले भी था ऐसा रॉकेट, लेकिन अब उसकी स्पीड को एक्सटेंड कर दिया है। पहले 5 किलोमीटर तक वॉर कर रहा था, अभी 8.5 किलोमीटर तक जाके सबमरीन पे हमला कर सकता है। इस तरह का रॉकेट लॉन्च हुआ है। किसने बनाया है? डीआरडीओ के आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान पुणे ने, उसके साथ साथ नौसेना की प्रौद्योगिकी शाला प्रयोगशाला है उसने, और एक उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला है। इन तीनों के सहयोग से ये बना है। क्या चीज़? एसर। फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। आईएनएस करावती से इसका सफल परीक्षण हो चुका है। बेसिकली दोनों रेंज में काम करेगा, शॉर्ट में भी काम करेगा और लॉन्ग में भी काम करेगा, क्योंकि ड्यूअल मोटर प्रोपल्जन सिस्टम इस पे लगा हुआ है। इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, नाम याद रखो, एसर, एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। आगे चलते हैं, और दूसरी 2-3 टेक्नोलॉजीज बची हैं। एक तो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, अपना जो माइक्रोसॉफ्ट है, यहाँ इसको पढ़ लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्लस यूएसए की राइज यूनिवर्सिटी प्लस जर्मनी की फ्री यूनिवर्सिटी, इन तीनों ने मिलकर एक लर्निंग सिस्टम लॉन्च किया है। एक लर्निंग सिस्टम लॉन्च किया है जो क्या करेगा? प्रोटीन जो है अपने, उनको मॉनिटर करेगा। प्रोटीन बहुत छोटा एक पार्टिकल है हमारे शरीर में, जो निरंतर बदलता रहता है। अपनी सिचुएशन, अपनी स्टेबिलिटी, कैसे वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, कैसी उनकी सिचुएशन है, किस अवस्था में है, कौन सी स्टेट में है, वो भी बदलती रहती है, हर मिली सेकेंड में बदलती रहती है। और कैसे वो बाइंड होते हैं, हर चीज़ में हर मिली सेकेंड में उनमें बदलाव आता है। तो उस चीज़ की स्टडी करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने और यूएसए की राइज यूनिवर्सिटी ने, जर्मनी की फ्री यूनिवर्सिटी ने, तीनों ने मिलकर एक मॉड्यूल, एक लर्निंग सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है बायो एम्यूलेटर। बायो MU1, बायो मॉलिक्यूलर एब्यूलेटर 1 लॉन्च किया है। प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन कैसे गति करता है, इन सब की स्टडीज़ करेगा। बहुत जगह काम आ सकती है ये चीज़। अपने शरीर में एंजाइम जो है प्रोटीन के बने होते हैं, रिसेप्टर हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। कैसे दवाएं जो अपन लेते हैं वो कैसे उन पे काम करती है, वो कैसे उसके साथ रिएक्ट करते हैं मेडिसिन के साथ, तो हमें अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन हम बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी में ये अच्छा इनोवेशन है जो इन्होंने लॉन्च किया है, लर्निंग सिस्टम। प्रोटीन की अवस्था का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। अपनी जो BSNL है, थोड़ी सी तरक्की करते हुए BSNL ने एक 5G, क्वांटम पे आधारित 5G वायरलेस फिक्स एक्सेस नेटवर्क जो है, इंटरनेट सेवा प्रोवाइड करने के लिए एक पायलट बेस्ड प्रोजेक्ट चलाया है हैदराबाद में। नॉर्मली जो इंटरनेट हम चलाते हैं 5G 6G जो भी चला रहे हैं अभी वर्तमान में, या तो वो टावर पे बेस्ड है, उसमें कुछ ना कुछ इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं, और क्या बोलते हैं सैटेलाइट बेस्ड जो स्टारलिंक अभी प्रोवाइड करने वाला है, या अनंत टेक्नोलॉजी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। जो भी इंटरनेट हम चला रहे हैं उसको और ज़्यादा सिक्योर बनाया जाए। जो भी हम इंफॉर्मेशन इधर से उधर भेजते हैं, सरकार भेजती है, डिफेंस में अपनी नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, वो भेजती है, हमारे जो सैटेलाइट ऊपर जाती है वहाँ से इंफॉर्मेशन आती है, तो उसका बहुत ज़्यादा सिक्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनक्रिप्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो सारे कम्युनिकेशन इधर से उधर जो हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं वो सिक्योर हो, सुरक्षित हो, कोई साइबर अटैक उस पर ना हो पाए, इसके लिए BSNL ने उस 5G नेटवर्क में जोड़ दिया है क्वांटम टेक्नोलॉजी, और उसको नाम दे दिया गया है क्वांटम फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस। इस तरह का ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने जा रहा है हैदराबाद में। इसने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, इसलिए चर्चा में है, और इसलिए भी चर्चा में है कि इस इंटरनेट को चलाने के लिए हमें सिम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना सिम के हम इंटरनेट चला सकते हैं। और बात क्या है इसमें, सिर्फ इंटरनेट ही चला सकते हैं, इस पर बात नहीं कर सकते, तो ये सिर्फ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड है।
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की है। सिम का यूज़ नहीं करते हैं, और किस चीज़ का यूज़ करके ये दिया गया है, 5G रेडियो वेव का यूज़ करके दिया गया है। कला सेतु नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। भारत सरकार का जो ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय है, ब्रॉडकास्टिंग ही एक बार चेक कर लूँ, हाँ, सूचना प्रसारण मंत्रालय, इंग्लिश में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इसको कहते हैं, उसने अपने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले स्टार्टअप्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित हैं, उन स्टार्टअप से कहा है कि आइए, आपके अंदर अगर कुछ कला है तो हमें कला दिखाइए। कैसी कला दिखानी है आपको? अगर आप कुछ ऐसा AI सिस्टम बना सकते हैं जिनको हम इनपुट दें तो वो अलग अलग भाषाओं में आउटपुट जनरेट कर सके। और आउटपुट कैसे जनरेट कर सके? मल्टीमीडिया कंटेंट जनरेट कर सके, यानी कि टेक्स्ट जनरेट कर सके, ऑडियो वीडियो जनरेट कर सकें, ग्राफिक्स जनरेट कर सकें। इस तरह के मल्टीमीडिया कंटेंट अगर आप सृजित करते हैं, इस तरह के AI मॉडल्स आप बनाते हैं, तो आपका स्वागत है, हम आपको सहायता करेंगे और हम आपको प्रोत्साहन देंगे। इस प्रोग्राम को नाम दे दिया है सरकार ने कला सेतु कार्यक्रम। और क्या हुआ है? फ्री स्पेस क्वांटम संचार सुनिश्चित किया है DRDO ने, फ्री स्पेस क्वांटम इंटेंगलमेंट का यूज करके। DRDO ने अपना एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रखा है दिल्ली में। उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से उसने विकसित कर दिया है फ्री स्पेस क्वांटम संचार। वही जहाँ पे भी क्वांटम नाम आ जाता है, आप सोच लो कि वो इनक्रिप्टेड है, वो सिक्योरिटी को और बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। फ्री स्पेस है मतलब ना तो वो फाइबर केबल का यूज़ करेगा, ना वो किसी टावर वावर का यूज़ करेगा, किसी भी इंस्टॉलेशन, कोई भी फिजिकल इक्विपमेंट का यूज़ नहीं करेगा, ना ही वो सैटेलाइट का यूज़ करेगा, सैटेलाइट का भी यूज़ नहीं करेगा। ये वैक्यूम में नेटवर्क पास होगा। वैक्यूम में कैसे पास होती है इन्फॉर्मेशन? फोटॉन्स के रूप में पास होती है, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। फोटॉन्स के रूप में, पैकेट्स के रूप में पास होती है। उन पैकेट्स की अपनी एक इनक्रिप्टेड की होती है, हैश की जिसको बोलते हैं, अपनी एक सिक्योर की होती है। तो उस की से वो इनक्रिप्टेड रहेगा, कोई भी इसको उसमें इंटरवीन नहीं कर पाएगा। वो जो इन्फॉर्मेशन है एक कोने से दूसरे कोने पे बिल्कुल इनक्रिप्टेड वे में जाएगी, जाके डेस्टिनेशन पे ही की के द्वारा डिक्रिप्ट होगी। तो क्वांटम इंटेंगलमेंट का यूज करके उसने फ्री स्पेस क्वांटम संचार सुनिश्चित किया है 1 किलोमीटर तक। 1 किलोमीटर तक किया है, अच्छी बात है। इसरो ने भी पहले किया था, ये 300 मीटर तक हो पाया था उससे, जब उसने किया था। अभी DRDO ने किया है तो इसको 1 किलोमीटर तक किया है। होपफुली आगे इसको और बढ़ाया जाएगा। चीन ने दुनिया का पहला गैर बाइनरी AI चिप लॉन्च किया है, हाइबर स्टॉकेट्स नंबर पद्धति की आधारित। AI चिप्स क्या होते हैं? जो AI सिस्टम में लगते हैं, AI जिन पे काम करता है। नॉर्मली ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स पे AI काम करता है। अभी जो चीन ने यूज़ किया है वो गैर बाइनरी का विकास किया है। बाइनरी क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1। गैर बाइनरी मतलब कि 0 1 नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। उसका मतलब है 0 और 1 तो है, उसके साथ साथ 0 और 1 के बीच में आने वाली और वेरिएबल जो नंबर्स हैं उन पे भी ये काम करेगा, या फिर 0 और 1 से एक्सटेंड जाके 2 3 4 पे भी काम कर सकता है इन फ्यूचर। तो गैर बाइनरी होता है 0 1 के साथ साथ 0 और 1 के बीच में और नंबर्स अगर ऐड कर दें, और 0 और 1 के बाद वाले भी और बिट्स इसमें ऐड कर दें, तो 2 बिट के से ज़्यादा बिट या फिर 2 बिट के बीच वाले बिट या पॉइंट्स वाले बिट्स वो आपस में इंटरेक्ट करके अगर कोई कैलकुलेशन करते हैं तो इनकी स्पीड बढ़ जाती है कैलकुलेशन की। आप उनको जो भी टास्क देंगे वो एक बार में कई ज़्यादा टास्क दे सकते हैं, तो ये मल्टीटास्किंग होंगे, हाई एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म करेंगे। और अनसर्टेनिटी यानी कि आप सूचनाएं उसमें अनसर्टेन अगर दे देंगे तो अनसर्टेन सिचुएशन में भी ये करेक्ट आंसर प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से गैर बाइनरी चिप लॉन्च की है प्रोबेबिलिस्टिक कंसेप्ट के आधार पर, जो कि कॉम्प्लेक्स टास्क भी हैंडल कर सकती है। एक बार रिवाइज कर लें, पूरा का पूरा तो नहीं करेंगे क्योंकि क्लास हो जाएगी बहुत लंबी, 1 घंटे 9 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है। तो रक्षा प्रौद्योगिकी हम रिवाइज कर लेते हैं, यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं। अस्त्र मिसाइल लॉन्च की है, ULPGM मिसाइल लॉन्च की है, आकाश प्राइम मिसाइल लॉन्च की है, 3 मिसाइल लॉन्च की है हमने। DRDO ने बनाया है, ULPGM DRDO प्लस BDL ने बनाया है, आकाश प्राइम को DRDO ने बनाया है। ये जो अस्त्र मिसाइल है वो चलती है बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी कि इसकी 100 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है, और सुखोई 30 MK1 से इसको लॉन्च किया है। अस्त्र मिसाइल जो है वो एयर टू एयर है, हवा से हवा में मार करने वाली है। ULPGM, यू का मतलब है यहाँ पे ड्रोन, अनएम एरियल व्हीकल, यानी कि ड्रोन से लॉन्च होने वाली। पी का मतलब है प्रिसाइज, एकदम सटीक
जगह पे निशाना जाके लगाएगी। किस तरह से चलेगी, यूएल से याद कराया था, अपर टू लोअर, यानी कि हवा से सतह पर मार करने वाली रेंज कितनी है, दिन में 4 किलोमीटर और रात में 2.5 किलोमीटर। ठीक है। आकाश प्राइम डीआरडीओ ने लॉन्च की है। आकाश जो है वो सतह से हवा पे मार करने वाली है, 30 किलोमीटर की रेंज, 2.5 मैक्स की स्पीड है। अभी क्यों पढ़ रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें कुछ इसका उन्नत संस्करण अभी लॉन्च हुआ है डीआरडीओ के द्वारा। टाइप 88 मिसाइल जापान की है। जापान ने अपनी धरती पर पहली मिसाइल को लॉन्च किया, इसलिए इसको याद रखना है। फीतियान जो है वो चीन की मिसाइल है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ कर रही है एज ए फ्यूल। नेत्र द्वितीय प्रोग्राम एक ऐसा एरोप्लेन जो हवा में रह के निगरानी करेगा अपनी आंखों से दुश्मन की, उस पर ईयरली वार्निंग अपन को दे देगा। बहुत दूर से अगर कोई खतरा आ रहा है तो उसकी भी वार्निंग जनरेट करके हम तक पहुंचा देगा। मिग 21 को हमने यूज़ करना बंद कर दिया है, रूस से लिया था। इसको उड़ता ताबूत या फिर विडोर विंडो भी कहते हैं, भारतीय वायुसेना का था। B2 स्टील बॉम्बर अमेरिका का बॉम्बर है जो ईरान में मिडनाइट हैमर ऑपरेशन चलाया था उसके दौरान यूज़ हुआ था। इसको बहुत जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं दुश्मन के रडार, और 40,000 पाउंड या 18 किलो वजन अपने साथ लेके ये जा सकता है। INS तमाल अपनी नौसेना में शामिल हो गया है, रूस से लिया है हमने। प्रोजेक्ट 1135.6 या फिर उसी प्रोजेक्ट का नाम तलवार प्रोजेक्ट भी है। तो तलवार श्रेणी के जहाज में ये 8वां जहाज है। 26% इंडिजीनियस इक्विपमेंट हमने यूज़ किए हैं। सर्वत्र सर्वदा विजय इसका वाक्य है, आदर्श वाक्य। INS निस्तार डाइविंग कर सकता है, 300 मीटर अंदर तक जा सकता है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। आगे चलते हैं। उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेड है। मंझगांव और गार्डन रिच, मंझगांव महाराष्ट्र, गार्डन रिच कोलकाता, दोनों ने मिलकर इसको INS उदयगिरी को बनाया है। और इस पे 2 तरह की मिसाइल है, एक तो सतह से सतह पे वार करने वाली और एक सतह से हवा पे वार करने वाली मिसाइल से लेज है। अजय जो है ये शेलो वाटरक्राफ्ट है, शेलो वाटरक्राफ्ट बना रहे उस क्रम में ये 8वां शेलो वाटरक्राफ्ट है। रेस्क्यू ऑपरेशन करने में और एंटी सबमरीन ऑपरेशन करने में ये काम आता है। गार्डन रिच ने इसको बनाया है। अदम्य समुद्र प्रचेत दोनों को बनाया है गोवा शिपयार्ड ने। अदम्य तो है फास्ट पेट्रोलिंग, मतलब बहुत तेजी से गश्त करेगा, और समुद्र प्रचेत जो है समुद्र में पॉल्यूशंस को कंट्रोल करने के काम करेगा। दोनों गोवा शिपयार्ड ने बनाए हैं। इरेजर एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट है, ऐसा रॉकेट जो सबमरीन को निशाना बनाने में काम आता है। 500 किलोमीटर पहले इसकी रेंज थी 8,500 किलोमीटर, अब इसकी रेंज एक्सटेंड कर दी गई है। डीआरडीओ ने विकसित किया है। डीआरडीओ की अयुद्ध अनुसंधान, नौसेना की प्रयोगशाला और उच्च ऊर्जा सामग्री प्रयोगशाला ने इसको बनाया है। और बायो EMU माइक्रोसॉफ्ट ने, राइज ने और फ्री यूनिवर्सिटी जर्मनी ने बनाया है। इसके बाद ये क्या काम करेगा, प्रोटीन में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं उनको चेक करेगा। BSNL क्वांटम पे आधारित 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस टेक्नोलॉजी पायलट प्रोजेक्ट पे हैदराबाद में जारी कर दी है। संचार को बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाना और बिना सिम के इसको यूज़ किया जाएगा, इसलिए चर्चा में है। कला सेतु प्रसारण मंत्रालय ने आमंत्रित किया है AI आधारित स्टार्टअप्स को कि आप आओ और मल्टीमीडिया कंटेंट सृजन करके यहाँ पे दिखाओ। DRDO ने की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिल्ली में उसने 1 किलोमीटर तक ऐसा एक एक्सपेरिमेंट करके देखा है जो क्वांटम पे आधारित फ्री स्पेस कम्युनिकेशन, फ्री स्पेस क्वांटम संचार सुनिश्चित किया है क्वांटम इंटेंगलमेंट का प्रयोग करके। चीन दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने गैर बाइनरी मतलब 0 और 1 के अलावा और बिट्स पे भी काम करने वाली AI चिप लॉन्च कर दी है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।